आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। किसानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नहीं मिला बुजुर्ग महिला को बेटे की मौत का मुआवजा। मतदाता जागरूकता वाहन हुआ रवाना। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारियां। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा किया गया गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। हमलावर बाघ को कॉर्बेट प्रशासन ने किया ट्रैंकुलाइज। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में नहीं रुक रहा बच्चों के बीमार होने का सिलसिला। पुलिस ने किया 2 बदमाशों को गिरफ्तार। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर गांधी पार्क में किया धरना प्रदर्शन। वाहन पार्किंग को लेकर पुलिस व व्यापारियों की बैठक का हुआ आयोजन। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने किया जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा कहा गया था कि 21 फरवरी को देश भर में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के आह्वान पर पूरे देश भर में आज किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका असर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी देखने को मिला। आपको बता दें काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, सतारगंज, नानकमता, खटीमा एवं किछा के किसान अपने ट्रैक्टरों की रैली निकालते हुए रुद्रपुर पहुंचे तथा रुद्रपुर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर किसानों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च के चलते पुलिस विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आया, जिस दौरान कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के, एसपी सिटी मनोज कत्याल ने भारी पुलिस के साथ मोर्चा संभाला। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखो, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी, ये उनके आह्वान पे हम यहाँ पे आए हैं। उनकी एक आवाज पे पूरे यूपी का और पूरा उत्तराखंड का किसान इकट्ठा होता है एक ही आवाज से, और पूरे हिंदुस्तान में सब जगह भारतीय किसान यूनियन उनके कार्यकर्ता हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की यूनियन 73 मुल्कों में चल रही है, तो वो जो ऑर्डर करेंगे वो होगा। दिल्ली को कहेंगे, दिल्ली कूच करेंगे पूरी यूपी और उत्तराखंड। आज पूरे भारत का किसान एक है, बिल्कुल एक किसान एक आवाज पे सब काम कर रहे हैं। एक ही बात है, एक ही वो करना है। जितने हमारी ये मांगे हैं सरकार क्यों नहीं पूरी करती। एमएसपी की जो कानून है सरकार ने बनाया है, इसको लागू करने के लिए हम गारंटी मांगते हैं। बात क्या है, ये सरकार ने बनाया कानून, ये गारंटी हमें क्यों नहीं दे रही। ये यहाँ के कानून जो सरकार के हैं इतने बुरे हैं, हमारे बच्चे सब विदेशों में जा रहे हैं। इनका रवैया देख के सरकार का हमारे बच्चे विदेशों में चले गए, मेरे बच्चे सब देश में चले गए हैं। क्या करें, यहाँ पर कोई न्याय नहीं यहाँ पर दे रहा हमें। ये हमारे 20 गांव के जो मसला है बाजपुर का, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो मसला हल करेंगे। हमें 7 महीने हो गए वहाँ बैठे हुए हैं। 20 गांव के जो भूमि सरकार 6000 एकड़ जमीन जो सरकार छीन ली है, उसमें भी हमारा वो आंदोलन चल रहा है। सरकार को मान जाइए, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो थोड़े दिनों में हमारा मसला हल कर देंगे। क्या जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी कोई? हाँ, ज्ञापन हम लाए हैं, जिलाधिकारी को ज्ञापन हम देंगे और बड़े प्यार से ज्ञापन देंगे। जिलाधिकारी हमारे बहुत अच्छे हैं, किसानों की बहुत अच्छी बात सुन रहे हैं वो। देखिए, आज जो जनपद उधम सिंह नगर में किसानों द्वारा जो है प्रस्तावित उनकी मांगों के संबंध में जो यहाँ पे जिला कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए आयोजन किया गया था, उसके लिए जो है पूरी तरीके से उधम सिंह नगर पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और यातायात और सुरक्षा के लिए हमने पुख्ता कदम उठाए हैं और सारे प्रबंध कर लिए गए थे और इसके लिए हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। न्यायालय के आदेश देने के बाद भी लोहाघाट में एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे की मौत का मुआवजा लेने के लिए दर दर भटक रही है। नगर पालिका लोहाघाट में कार्यरत पर्यावरण मित्र विजय उर्फ गुंजा की 4 वर्ष पूर्व लोहाघाट के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के दौरान नगर पालिका के कूड़ा वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहीं पुत्र की मौत के मुआवजे के लिए बुजुर्ग शकुंतला देवी ने चंपावत न्यायालय के दरवाजे खटखटाए, जिसमें 4 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्यायालय ने नवंबर 2023 में नगर पालिका लोहाघाट को विजय की मौत के लिए लगभग 37 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। वहीं बुधवार को विजय की मां शकुंतला देवी ने बताया कि अभी तक नगर पालिका के द्वारा नवंबर माह में उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए हैं और कई बार वह नगर पालिका के कार्यालय जा चुकी हैं, पर उन्हें बाकी रकम नहीं दी जा रही है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। साहब ये है कि मतलब मेरा कोई आगे पीछे नहीं है साहब। मेरा एक लड़का था, वो खत्म हो गया, खत्म हो चुका। अब साहब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है।
तो ने ये आदेश दिया है कि इसको पैसा दे दिया जाए 30 लाख। 37 लाख हाँ, मोबाइल में और पेपरों में दे रखा है। है। अब ये कह रहे हैं कि हम तो मतलब मैडम कह रही, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मतलब हम कोर्ट में जा रहे हैं। वो ये कह रही थी कि हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो नहीं मिला है सर, 5 लाख के अलावा मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। तो नगर पालिका रुको रुको, नगर पालिका वाले ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख दे दिया है, अब 10 लाख देंगे हम। 10 लाख के अलावा हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं एक ही बार गई हूँ शनिवार को। मैं साहब 3-4-20 बार चली गई हूँ नगर पालिका से। साहब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पैसा दे दिया जाए, पूरा पैसा। तो नहीं है। मानूंगी साहब, मैं नहीं मानूंगी। जो मेरे लड़के का पैसा पूरा आया वो पैसा मेरे को दे दिया जाए। ये कोर्ट के आदेश की जो है कि अवहेलना पूरी नगर पंचायत कर रही है, जबकि एक गरीब आदमी है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इसके बच्चा था एक जो इसका सहारा था। वैसे तो लड़का जो है करोड़ों का है, अब डेथ हो गई है उसकी। तो जब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको पैसा दिया जाए 37 लाख रुपया, तो अब ये बार बार इसको परेशान किया जा रहा है, पैसा दिया नहीं जा रहा है, जो कि एक गरीब के लिए बहुत है। अगर ये पैसा नहीं दिया जाए तो फिर हम लोग आंदोलन इसके पीछे करने की तैयारी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तथा चंपावत जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने हेतु डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देशन पर स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वीप के नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने लोहाघाट से मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने बताया कि स्वीप टीम मतदाता जागरूकता वाहन के जरिए लोहाघाट विधानसभा के तीनों ब्लॉकों में जाएगी तथा लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज स्वीप चंपावत की ओर से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए प्रचार प्रसार वाहन आज हम यहां से रवाना कर रहे हैं। प्रथम चक्र में हम उन मतदान केंद्रों को केंद्रित कर रहे हैं जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से कम मतदान हुआ था। उसके बाद दूसरे चरण में हम राज्य का जो हमारा 2019 का मतदान प्रतिशत था उससे कम बूथों को टारगेट करेंगे। और इस प्रकार पूरे जनपद में जो स्वीप अभियान विभिन्न विभागों के सहयोग से भी, इसमें हमारे विभिन्न विभागों का भी हमें सहयोग मिल रहा है और उन सब विभागों की पार्टनर डिपार्टमेंट्स की ओर से मिल करके आज हम ये रथ को रवाना कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम प्रत्येक मतदाता तक पहुँचें, बुजुर्ग मतदाता तक पहुँचें, दिव्यांग मतदाता तक अपनी पहुँच बनाएं और जनपद में ये जो हमारा आगामी लोकसभा का चुनाव है, चुनाव का पर्व, देश का गर्व, इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए यह रथ रवाना किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज किए जाने को लेकर राजनीतिक पार्टियां रणनीतियों को तैयार कर उसको धरातल पर उतार रही हैं। हाल ही में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां तय की गई हैं। ऐसे में पार्टी आला कमान से मिले तमाम दिशा निर्देशों को धरातल पर उतारते हुए इस दिशा में तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। खासकर प्रदेश की बात करें तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे भाजपा चुनाव के दौरान? हमारा बहुत ही स्पष्ट ये सोच है कि भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, देश को बढ़ाना, राष्ट्र को मजबूत करना, ये हमारा अस्थायी और ये हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो जो काम करने हैं और जो जो गतिविधियां, जो जो हमारे उप टारगेट हमारे रहते हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए एक रोड मैप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया है और यह सत्ता में रह करके ही संभव है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तभी वो इन कामों को कर सकती है और यह भी तय है कि इस देश का विकास, इस राष्ट्र की मजबूती, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही सुरक्षित है। इसलिए इस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 370 से अधिक सीटें जीतेगी और एनडीए का जो गठबंधन है वह 400 सीटों को पार करेगा। इस भारी बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे और जो जो काम की गति हमने तय की है
जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, जो जो काम हमने तय किए हैं, उन कामों को मोदी 3 के कार्यकाल में पूरा करेंगे। ये कुछ ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच आप ले जाएंगे प्रदेश में? जनता के बीच में तो जो मोदी सरकार ने किए हैं इन 10 वर्षों में, उन सभी उपलब्धियों को हम जनता तक ले जाने का हमने कार्यक्रम तय किया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में राज्य के जो मुद्दे हैं हम उनको भी सम्मिलित करेंगे और जो केंद्रीय मुद्दे हैं उनको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। जिस प्रकार से पूरे राज्य भर के अंदर अंकिता भंडारी वाला जो प्रकरण हुआ, हमने पहले दिन से हम कहते रहे कि वीआईपी का नाम बताएं, लेकिन वो वीआईपी का नाम बताने वाले नहीं है, वो सिर्फ कमरे को वीआईपी बता रहे हैं। और जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रकरण हो गया, जो हमारे पटवारी भर्ती प्रकरण हो गया, जो विधानसभा की भर्ती का प्रकरण हो गया, जो हमारे बेरोजगार साथी रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज वाला मुद्दा हो गया, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे किसान हैं, जो आज उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसान बेचारा आज भी अपने हितों के लिए, अपनी रक्षा के लिए बॉर्डर पे बैठा हुआ है। उनका दमन ये लोग कर रहे हैं, उन पे लाठी बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के मुद्दे अगर गिनाना मैं शुरू करूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। हम सारे राष्ट्रीय मुद्दे भी सम्मिलित करेंगे और क्षेत्रीय मुद्दे भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। और आज इनका भारतीय जनता पार्टी का जो जनता का जो मोह है भारतीय जनता पार्टी से भंग हो चुका है। मैं समझता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूखड़ा साफ होगा, पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा गौरव सम्मान समारोह का आयोजन IRDT सर्वे ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल, निदेशक भाषा स्वाति भदौरिया, स्थानीय विधायक सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाषा एवं साहित्य के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत पंजाबपुर क्षेत्र में 2 दिन पूर्व 50 वर्षीय कला देवी को निवाला बनाने वाले हमलावर बाघ को देर रात कॉर्बेट प्रशासन के वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम ने ट्रैंकुलाइज किया। हो सकता है कि ये वही बाघ हो जिसने मृतक कला देवी, पूजा देवी, अनीता और दुर्गा देवी को भी हमला कर मार डाला था। फिलहाल बाघ के DNA सैंपलिंग रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, ये पिछले 3-4 महीनों से ढेला जो हमारा क्षेत्र है उससे सटे जो गांव हैं उसमें लगातार बाघ द्वारा ये हमले किए गए। हम पिछले 2 महीनों से इसको ट्रैक कर रहे थे और अभी जो 17 तारीख को जो घटना घटी है ढेला में, उसके बाद इसको चिन्हित भी हमने कर लिया था। पहले लगातार ये क्षेत्र में दिखाई दे रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस होने के कारण इसको पहले पकड़ा नहीं जा सका। कल देर रात एक ऑपरेशन हमने चलाया। परसों से इसकी प्रेजेंस क्षेत्र में बनी हुई थी और कल लगभग 12:30 बजे रात में इसको ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद इसको भी ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया। हाँ, देखिए, ये एक टेक्निकल पक्ष होता है, तकनीकी पक्ष होता है, जिसमें जो बाघ है उसके DNA सैंपल हम लोग CCMB हैदराबाद भेजते हैं और साथ ही साथ पुराने जो सैंपल्स हैं DNA के उससे इसका मैच कराया जाएगा और उसके बाद ये साइंटिफिकली भी हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे कि ये वही बाघ है जिसके द्वारा ये घटनाएं। ये हमने जो ट्रैकिंग करी है उसका क्षेत्र लगभग तीनों घटनाओं का जो आपस में जो दूरी है वो लगभग 2-2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास की है एरियल डिस्टेंस। तो ये बाघ का मूवमेंट उस क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। ऐसा नहीं है उस क्षेत्र में इससे अतिरिक्त और कोई बाघ नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंस लगातार उस क्षेत्र में देखी जा रही थी और कल जहां से इसको ट्रैंकुलाइज किया गया है ये वही घटना स्थल है जहां पर 17 तारीख की घटना घटित हुई है। अब DNA सैंपलिंग कराने के बाद हम लोग इस पर फिर इस पर पुष्टि हो जाएगी। देखिए, आपके माध्यम से हम अभी भी स्थानीय ग्रामीणों से यही अपील करना चाहते हैं कि क्षेत्र में उस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति लगातार बनी हुई है, वो टूरिज्म जोन के अंदर आता है। अभी भी हमें पूरी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हमारी टीम्स लगातार मौके पे बनी रहेंगी।
हमने कैमरा ट्रैप्स भी यथावत रखे गए हैं ताकि उस क्षेत्र में हम टाइगर्स के मूवमेंट को ट्रैक करें। इसके अलावा जो स्कूलों को बच्चों को लाने ले जाने की जो हमारी स्क्वाड थी वो भी लगातार अभी काम करेगी। हमने क्षेत्र में हाथियों की गश्त भी प्रपोज की है ताकि उस क्षेत्र में ऐसे एरिया को भी हम लोग ट्रैक कर लें। लोहाघाट के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीमार होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अभिभावकों ने बताया पिछले हफ्ते 27 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए थे, जिन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त की शिकायत थी, जिनका उपचार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विद्यालय में आकर किया गया। अभिभावकों ने बताया सोमवार को भी 4 बच्चों की तबीयत खराब हुई तो मंगलवार को 2 और बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें अभिभावक अपने साथ उपचार कराकर घर ले गए। वहीं अभिभावक प्रकाश बिष्ट व भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद आदि ने कहा कि विद्यालय में दूषित पेयजल का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। विद्यालय के पेयजल स्रोत से काफी गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार मिश्रा ने कहा विद्यालय में पेयजल व्यवस्था के लिए आरओ लगाए गए हैं तथा मैस इंचार्ज को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। वहीं अभिभावकों ने पेयजल के नमूने लेने की मांग की है। फिलहाल सच्चाई क्या है इसका पता जांच के बाद ही लग पाएगा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर, जो अभिभावकों का जो आरोप है दूषित पेयजल का, तो हमारे यहाँ विद्यालय में आरओ की व्यवस्थाएं हैं। जो भोजन के लिए इसमें बच्चों को हमारे यहाँ पूर्वतन को निर्देश दिए गए हैं कि आप पानी की बोतल का लेकर आप उन्हीं आरओ का प्रयोग करेंगे, आरओ के पानी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चे जो है आरओ के पानी का ही पीने का प्रयोग करते हैं। और पूरी तरह से मेरा इंस्ट्रक्शन हमारे जो मेस कर्मियों को है, मेस में जो खाना बनाने के लिए, उनसे भी मैं कह रखा हूँ और कड़ा निर्देश भी दे रखा हूँ कि आप जो है पानी का जो प्रयोग करेंगे खाना बनाने में, आरओ का ही प्रयोग करेंगे। तो आरओ के पानी का प्रयोग करने से तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे जो है पानी के कारण ही बीमार हुए हैं। पेयजल का स्रोत है हमारे विद्यालय परिसर में एक नलकूप की बोरिंग है, 2 हैंडपंप है, और तो बोरिंग और हैंडपंप के जो पानी हमारे लगभग ठीक ही है, उसमें तो कोई नहीं शिकायत। एक जो है अभी तत्काल में इधर जो है करीब नवंबर दिसंबर में ही हमारी एक जगह गलचौड़ा से एक पाइपलाइन बीच के आई हुई है। तो वो ये है हमारे पानी का स्रोत जो आपूर्ति करता है, जो कि अभी सफिशिएंट नहीं है विद्यालय के लिए। हमें जितनी मांग है उस हिसाब से उतना जो है पेयजल जो है पानी जो आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। तो सर, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा है, मैं भी पाटन का ही हूँ। हमारे पड़ोस से लेगी सुई ग्राम सभा है जहाँ छमनिया में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, राजी नवोदय स्कूल में। मैं खुद अपने आंखों से देख के आया हूँ पानी की स्थिति तो बहुत ही खराब है। पानी तो सबसे बड़ा गंदा है। और दूसरी चीज हो सकता है खाने में कुछ और भी हो, हिसाब किताब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ खाने का क्या है, लेकिन पानी सबसे गंदा है। और बच्चे आज हमारे एक नहीं 2 नहीं, एक दिन 25 निकले हैं और कल 4, आज 2 मेरे सामने में गए हैं 2 बच्चे। और मैं ये चाहता हूँ शासन प्रशासन से आप जाके जांच करें और बच्चों की देखभाल करें। देखो बच्चों को किसी को उल्टी हो जा रही है, किसी को दस्त हो जा रही है, किसी को सांस लेने की दिक्कत हो रही है। और साथ के साथ वही है गार्जियन को, आप अगर गार्जियन के पास अगर बच्चे हमने भेजे हैं वहाँ पढ़ने के लिए, गार्जियन के पास आप बच्चे भेज देंगे तो इसका मतलब जांच करेगा कौन, देखेगा कौन? स्कूल में खाली इसका मतलब हमने क्या इसलिए भेज रखे बच्चों को कि वहाँ मतलब ना हमारा उनका जो गार्जियन, असली गार्जियन कौन था? प्रिंसिपल। तो मतलब मानते हैं बिल्कुल नहीं, सिर्फ लापरवाही हुई किस बिल्कुल विद्यालय प्रबंधक की। अगर ये जांच करें उसके बाद पानी की भी जांच करें और साथ में खाने पीने की भी जांच करें। पानी बहुत खराब है यहाँ। पानी की स्थिति भी देखी है हमने कि पानी किस तरह का देते हैं, यूज करवाते हैं बच्चों से। और इनको पीलिया, टाइफाइड, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द और कभी सांसों का रुकना, ये रोज का लगा जो आदमी से। मेरी मैं बालिका का चचा हूँ, प्रकाश सिंह बिष्ट मेरा नाम है, और बालिका का नाम है खुशी बिष्ट। वो 6th क्लास में पढ़ती है। तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कल हॉस्पिटल में ले जाया गया था। उससे पहले कभी पीलिया, कभी टाइफाइड और कभी पेट दर्द, कभी सर दर्द, इस टाइप की दिक्कतें आते रही। तो दिक्कत हो रही है उन्हें, किसी को उल्टी दस्त हो रही है, किसी को पेचिस हो रहे हैं, यही दिक्कत हो रही है। वो सब खाने से जुड़ा हुआ मामला है। तो
विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन से मांग मैं यही करूंगा कि क्या उनको स्वच्छ पानी दिया जाए और स्वच्छ भोजन दिया जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, वहीं प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। आपको बता दें, सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक गैंगस्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहा गैंगस्टर जगदीश उर्फ जग्गू थाना बहेड़ी, लवप्रीत उर्फ लंबू हल्दुआ थाना सितारगंज को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने गैंगस्टर सहित 2 की गिरफ्तारी का श्रेय पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ब्रजवाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक हरविंदर कुमार और सरकड़ा चौकी इंचार्ज को दिया है। सितारगंज से संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रकरण इस प्रकार से है कि जो आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत सीनियर ऑफिसर से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं और पूरे क्षेत्र को गुंडा तत्वों से मुक्त करने का अभियान इसमें चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार एनबीडब्ल्यू की तामील हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीक यहाँ से लगभग 35 एनबीडब्ल्यू में जो भी वांटेड अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और जो वांछित अपराधी हैं, विभिन्न मामलों में जो वांटेड चल रहे हैं, उनकी भी अरेस्टिंग का ड्राइव हम लोगों ने चलाया हुआ है। तो इसी क्रम में एक बड़ी सफलता थाना सितारगंज को मिली है, जिसमें सीओ सितारगंज और इंस्पेक्टर सितारगंज साहब और एसएसआई सितारगंज चौकी इंचार्ज सरकड़ा, इन लोगों के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पे 3 गैंगस्टर सहित 3 मुकदमे हैं और एक अन्य जो लवप्रीत और लंबू नाम का अभियुक्त है। अभी रिसेंटली एक जो घटना हुई थी 31 जनवरी को कटंगरी में, फायरिंग की घटना थी और डकैती उसमें हुई थी। तो उस प्रकरण में ये मेन क्रिमिनल जो है, मुख्य अपराधी था ये, और इसी ने ही तलवार से इसमें वार किया था। तो उसकी हमने अरेस्टिंग की है, साथ में घटना में प्रयुक्त उससे तलवार बरामद की और घटना में प्रयुक्त वाहन को भी हम लोगों ने इसमें बरामद किया है। और ये बहुत ही हार्ड एंड क्रिमिनल है, इस पर 9 अभियोग पंजीकृत हैं और इस पर हम लोग गैंगस्टर की भी कार्रवाई हम लोग नियमानुसार करेंगे और इसमें आगे भी इनके प्रॉपर्टी सीजर और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई जो है हम लोग नियमानुसार इसमें करने जा रहे हैं। और जो दूसरा केस है, ये अक्टूबर 23 में एक घटना हुई थी पंजाबी ढाबे पे यहीं सितारगंज में, उसमें भी जान से मारने का प्रयास किया गया था और फायरिंग की गई थी। तो घटना के गंभीरता के दृष्टिगत ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और मैक्सिमम अपराधी उसमें पहले ही जेल जा चुके हैं और ये एक अपराधी उसमें शेष चल रहा था, जगदीप उर्फ जग्गू। इस पे भी गैंगस्टर सहित गंभीर धाराओं में 3 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, इनको भी हमने अरेस्ट किया है। और इनकी अरेस्टिंग के, इन लोगों की अरेस्टिंग के साथ साथ एक हमने शुरुआत की है कि आगामी लोकसभा जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हम बिल्कुल सुचितापूर्ण और शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे और किसी भी प्रकार के गुंडा तत्व और बदमाशों की कोई जगह नहीं है यहाँ पर। और हम लोगों ने उन सब की अरेस्टिंग का ड्राइव शुरू कर दिया है और उनके सही स्थान पर उन्हें पहुँचाया जाएगा और हम लोग जो है इसमें ड्राइव हमारा ये लगातार चलेगा और इसमें जो उन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रुद्रपुर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन एवं जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना था कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए माह वेतन दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्करों के रिटायरमेंट होने पर 2 लाख रुपए का प्रावधान रखा जाए, जिससे कि वह अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से व्यतीत कर सके। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारा मेन जो धरने पे बैठने का उद्देश्य है वह हमारी न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन और 18,000 रुपये मासिक हमको दी जाए, जो कि इस वक्त जो हमें प्राप्त हो रही है वो 9,300 रुपये है, जो आजकल की महंगाई को देखते हुए बहुत कम है। और दूसरी मांग हमारी यह है कि जैसे ही हमारी मिनी आंगनवाड़ी वर्कर का जो प्रमोशन हुआ है उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि आचार संहिता लगने वाली है, अतिशीघ्र उनको नियुक्ति दी जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि गोल्डन कार्ड बनाया जाए, जिससे हमारी सभी बहनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। चौथी मांग हमारी यह है कि जैसे ही हम लोग रिटायर होते हैं 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके, तो उसमें क्या है, हम लोगों को कुछ किसी भी प्रकार की एक मुफ्त धनराशि नहीं दी जाती। हम चाहते हैं कि कम से कम 2 लाख रुपए प्रति वर्कर हेल्पर को दी जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन। ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग को लेकर लोहाघाट के स्टेशन बाजार के व्यापारियों व पुलिस के बीच आजकल तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। आपको बता दें, सोमवार को भी एक पुलिसकर्मी व युवक के बीच वाहन पार्किंग को लेकर बहस हो गई थी। वहीं व्यापारियों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ग्राहकों के वाहनों को स्टेशन बाजार में खड़ा नहीं करने दे रही है, जिस कारण उनका व्यापार चौपट हो रहा है। इसके बाद मंगलवार को स्टेशन बाजार के व्यापारी व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय के नेतृत्व में लोहाघाट थाने पहुंचे, जहां व्यापारियों ने लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा से ग्राहकों के वाहनों को 10 से 15 मिनट खड़े होने देने की मांग की। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हर बार की भांति आज भी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं हो पा रहा है। अगर कल जो है हमारी व्यापारियों की जो मीटिंग होगी, सबसे पहले 3:30 बजे होगी, उसके बाद हम सभी व्यापारी जाकर एचडीएम साहिबा से मिलेंगे और वहीं फिर उसके बारे में चर्चा होगी। जो कि हमारी मुख्य समस्या क्या है कि हमारी जो मोटरसाइकिलें हैं, ग्राहक आ रहा है, बिल्कुल ग्राहक के आते ही उसका चालान हो जा रहा है। उसको रोकने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया जाए, इसलिए आज व्यापारी हम लोग थाने में आए हुए हैं मीटिंग के लिए। तो मतलब सर नुकसान क्या रहा है कि जैसे कोई मेहमान भी आ रहा है तो मिलने के लिए समझ लो उसको 500 रुपये का जुर्माना है कि हम मिलने का आए। तो मतलब कि अगर कोई ग्राहक आता है उसको 10 से 15 मिनट का समय दिया जाए खरीदारी के लिए। व्यापार मंडल के सदस्यों की मीटिंग ली गई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि कोई भी वाहन खड़ा नहीं होगा। तो उसमें फिर कुछ इनके व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, इनके द्वारा अपनी समस्याएं रखी गई हैं। तो उसमें पार्किंग को लेके और नगर पालिका की जो आपकी ऑन ठेले वेले लगते हैं उसको लेके भी कोई इनके ऑब्जेक्शन थे। मेरे द्वारा कहा गया है, इनको सजेशन किया गया, एसडीएम साहब और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ के मिलकर एक बैठक कर लेंगे, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा रुद्रपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम उपभोक्ताओं का पक्ष सुना गया। दरअसल राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की विद्युत दरों में 38.86% की वृद्धि प्रस्तावित कर आयोग के समक्ष रखा गया है। इस संबंध में आयोग द्वारा राज्य के कई स्थानों में आम उपभोक्ताओं का पक्ष जानने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गरोला, सदस्य मदन लाल प्रसाद, दीपक पांडे, निदेशक तकनीक सहित कई लोगों ने जनता के सुझाव और आपत्तियों को दर्ज किया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें जो पिटीशन यूपीसीएल ने फाइल की है उसमें लगभग 27% का इंक्रीज दिखाया गया है। तो लोगों का यही कहना है कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज दिखाया गया है, इतना नहीं होना चाहिए। और सबने कहा कि इस समय हमारा टैरिफ से आगे बढ़ रहा है, इसको हिमाचल की तर्ज पे जो हिमाचल के बराबर होना चाहिए, ये सभी लोगों का कहना है। उसका जिनका बिजली से जिनका संबंध है तो कोशिश की जाएगी कि टैरिफ कम से कम रहे, लेकिन ये लोग भी बिजली खरीदते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले ये था कि बिजली शुरू में जब उत्तराखंड बना था तो यहाँ काफ़ी पर्याप्त बिजली थी। अब इंडस्ट्री इतनी आ गई है कि हम जो है लगभग 30-35% की हम बिजली है यहाँ पर, तो बाकी बिजली बाहर से खरीदी जाती है, इसलिए इंक्रीज तो होता है, नेचुरल है इसमें। लेकिन कोशिश की जाएगी इंडस्ट्रीज बाहर ना जाए, यहीं पर है सर। नहीं, कनेक्शन तो हमारे रेगुलेशन में ही है कि अगर ये टाइमली कनेक्शन नहीं देते हैं तो पेनल्टी का प्रोविजन है। अगर 1 महीने के अंदर जो है नया कनेक्शन नहीं मिलता है तो उसमें जो है पेनल्टी प्रपोज की जाती है, पेनल्टी लगती है इस पे। तो वो तो ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए सर। तो रेगुलेशन में तो नियम है कि एनओसी लेनी पड़ेगी उनको, लेकिन जो उन्होंने जो है बिना एनओसी के दे दी गई है तो उसमें जो संबंधित अधिकारीगण है उनको निर्देश दिया गया है कि इसको एग्जामिन करिए और इनको जो है कनेक्शन दे दीजिए। देखिए, रेट बढ़ाने और प्रभाव पड़ने की तो बात दूर है। अभी पिछले 2 महीने पहले हमने इन्वेस्टर मीट किया है, जिसमें हमने बोला है कि हमारे उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली है और आए। तो जितने लोग इन्वेस्टर हैं वो बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमें जहां बुलाया गया गलत बात बोलकर बुलाया गया। और दूसरी तरफ ये भी है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हो कि उत्तराखंड सबसे ऊपर निकल जाए। हिल स्टेट्स में इतनी बिजलियाँ की दर कहीं नहीं है। आजकल इंडस्ट्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 3-4 महीने से बस काम चल रहा है और मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं है कि ये लोग इसमें अपनी मनमानी करें। दूसरी चीज़, हम लोग इंडस्ट्री में जैसे टारगेट लेते हैं, इनको टारगेट्स क्यों नहीं मिलते?
हर साल 2% या 3% रिडक्शन का टारगेट क्यों नहीं मिलता है कि हमें जैसे कस्टमर से मिलता है, कस्टमर टारगेट वो कम करता है, कॉस्ट कम करता है, फिर हमें मैन पावर या मशीनरी कहीं ना कहीं वो पैसा एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हमारी इंडस्ट्री ठीक से चल सके। अगर स्थिति ऐसी रही उत्तराखंड में तो शायद उद्योगों का पलायन होना शुरू हो जाए। और अभी जैसा लोगों ने कहा, कई इंडस्ट्री बिजली की बढ़ती दरों के कारण हमारे उत्तराखंड से जा चुकी है, खासकर उधम सिंह नगर से। अभी आज के ही डिस्कशन में ये सब चर्चा हो रही थी, लोगों ने पहलू रखे हैं। तो मेरी ये राय है कि विद्युत के रेट में अगर कुछ घटा सकते हैं तो घटाएं, बढ़ोतरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुनवाई रखी है और ये सुनवाई जो है यूपीसीएल द्वारा इस साल का टैरिफ ऑर्डर सबमिट करने के बाद की गई है। इस साल की जो बढ़ोतरी है वो करीब 27% की यूपीसीएल ने बढ़ोतरी मांगी है, 27 से 28% की। और अगर ओवरऑल बाकी भी कॉरपोरेशंस को जोड़ लें तो लगभग 38 से 39% के आसपास की जो है टोटल बढ़ोतरी मांगी गई है। जो खाली अगर मैं बांट दूँ अलग अलग उसके पे भी, तो सारे सेक्टर्स में 20 से लेकर कम से कम 32% की जो है हाइक आएगी। अलग अलग अगर हम बात करें डोमेस्टिक की, इंडस्ट्री की, इन सब की बात करें तो ये कम से कम 32% के आसपास की हाइक आती है ओवरऑल। हम लोगों ने अपने जो है काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल में, गलवलिया इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और चैम्बर की तरफ से आज माननीय नियामक आयोग के समक्ष जो है अपनी बात रखी कि इतना अत्यधिक जो टैरिफ में हाइक मांगी जा रही है बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है और इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह टैरिफ बढ़ता रहा तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि हमारा स्टेट जो है सबसे महंगा जो है बिजली का दर होगी। जबकि कहा जाता था ये ऊर्जा प्रदेश है, पर तो स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत हो रही है। इंडस्ट्री के पैर उखड़ रहे हैं। अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो इंडस्ट्री कोई बड़ी बात नहीं कि उत्तराखंड से इंडस्ट्री का जो है पलायन शुरू हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।